हेलो गाइस, वेलकम टू राइज स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल विद सोनम गोयल। और आज हम लोग सेशन में डिस्कस करेंगे कुछ हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चन, जैसे कि हम जानते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछे जाते हैं। कुछ नए क्वेश्चंस, कुछ नए कंसेप्ट के साथ फिर से मेरे साथ इसी प्लेटफॉर्म पर। तो देरी किस बात की दोस्तों, चलते हैं। और इससे पहले कि हम आगे शुरू करें इस सेशन को, तो फटाफट से ये जानकारी सबको दीजिएगा कि भाई सभी क्लास में जुड़ जाएं, ताकि हम लोग तैयारी जो है दुगनी कर सके। तैयारी में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। तो देरी किस बात की, बट उससे पहले हम एक मुख्य जानकारी जो डिस्कस करते हैं, और उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी भी निरंतर हमसे पूछे जा रहे हैं एक ही बात कि बैच कब आएगा, तो राइज स्मार्ट एप्लीकेशन पर अवेलेबल है अब आप लोगों के लिए कंप्लीट एसएससी सॉल्यूशन बैच। जो स्टूडेंट्स एसएससी की तैयारियां कर रहे हैं और चाहते हैं कि पूरा कंप्लीट ऐसा बैच जिसमें इधर उधर जाकर अलग अलग तैयारियां ना करनी पड़े, यानी कहीं प्री के लिए, कहीं मेंस के लिए, एलडीसी के लिए, एमटीएस के लिए या सीएचएसएल के लिए अलग जाने की जरूरत नहीं है। इसीलिए ये पूरा देख रहे हैं कंप्लीट एसएससी सॉल्यूशन, यानी हर लेवल के साथ डिजाइन किया हुआ ये पैटर्न जो हम लोग आपके साथ यहाँ पर राइज स्मार्ट एप्लीकेशन पर आप ये बैच कवर करेंगे, जिसमें आपको कुछ फीचर्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं जो कम नहीं है दोस्तों। और वो क्या है कि डेली बेसिस पर 3 घंटे की क्लासेस होंगी, जो घर बैठकर आप लाइव क्लासेस, मतलब हम लोग के साथ ये क्लासेस कर पाएंगे। ठीक है, जो प्रॉपर क्लासेस आपकी रहेंगी, जितना भी सिलेबस है प्रॉपर तरीके से कवर करवाया जाएगा और आपके रेस्पेक्टिव फैकल्टी के प्रेजेंस में। उन्हीं के साथ के साथ हम देखते हैं कि जो टॉपिक आपको क्लास में करवाए जाएंगे उसका यहाँ पर प्रॉपर आपको नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा, पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल, जो हमेशा की तरह एक रहता है दिमाग में कि कुछ नोट्स छूट गए तो क्या ज़रूरत है, हमारे पास पूरा स्टडी मटेरियल, अब तो कोई कमी ही नहीं है। इसके साथ आप अपने फैकल्टी के साथ क्लास में उनकी मौजूदगी के साथ करेंगे क्लास टेस्ट, यानी एक ऐसा टेस्ट जिसमें जो टॉपिक में आप कवर करते हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और ऐसे क्वेश्चन जिनकी पॉसिबिलिटी जो पूछे नहीं गए हैं उनके साथ आप उनके साथ रहकर डिस्कस करेंगे। साथ के साथ वीकली असेसमेंट, यानी आप देखेंगे कि एक ऐसा टेस्ट जो पूरे वीक आपने पढ़ा होगा वही टेस्ट में कवर फिर करते हुए कुछ इंपॉर्टेंट तरीके से आप नए टेस्ट को दे सकते हैं। साथ के साथ यहाँ मंथली बेस्ड एग्जाम, ऐसा मंथली बेस्ड टेस्ट भी होगा जो आपने पूरे मंथ में कवर किया होगा, पढ़ा होगा, और उसके साथ आप उसको अब टेस्ट को देंगे ताकि आप तैयारी कर सकें अपने पूरे के पूरे सिलेबस जो आपने अपने सब्जेक्ट में कवर किए हैं। ठीक है, साथ ही साथ फिर जो आपका कोर्स ड्यूरेशन है, उस कोर्स ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग जो सेमेस्टर वाइज है वो भी हम टेस्ट करवाएंगे, ताकि हम देखना चाहते हैं आपकी कितनी तैयारी है और कहाँ तैयारी छूट रही है, ताकि उसको पूरा किया जा सके। इसीलिए पूरा करते हुए एक और फीचर हम लोग यहाँ राइज स्मार्ट में लेकर आए हैं, डाउट क्लियरिंग सेशन, यानी ऐसा सेशन जिसमें आप अपने जितने भी डाउट्स है अपने फैकल्टीज के साथ या किसी भी सब्जेक्ट को लेकर, टॉपिक को लेकर कोई भी डाउट रहेंगे तो आप उनके साथ डिस्कस कर सकेंगे, ताकि कोई भी तैयारी में कॉम्प्रोमाइजेस ना रह जाए। और यहाँ हो जाएगा एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ जो आपको राइज स्मार्ट दे रहा है, दैट इज जेनेरिक वीडियो। ये जेनेरिक वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, मेरा तो इतना कहना है दोस्तों, एक बार जाकर एप्लीकेशन पे जाकर देखिए जेनेरिक वीडियो है क्या। कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस जो हर सब्जेक्ट के वीडियोस में एक मुख्य जानकारी के साथ आपको मिलेगी। तो देरी किस बात की, फटाफट से इंक्वायरी नंबर मिलाइए, और ये इंक्वायरी नंबर यहाँ मेंशन है 8282827099। ये नंबर पे मिलाकर आप इस बैच को आज ही ज्वाइन कीजिए। और आप चाहते हैं अगर इस बैच में और स्पेशल डिस्काउंट आप यूज कर सकते हैं मेरा ये कोड SG500, जिससे आपको और डिस्काउंट मिलेगा और आप इसके साथ तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, और चलते हैं इसी के साथ हम आगे बढ़ते हुए सेशन की ओर बढ़ते हुए, तो कुछ क्वेश्चंस आज आपके सामने प्रैक्टिस के तौर पर देखते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन हमारे सामने, टू विच किंग बिलोंग्स द लायन कैपिटल एट सारनाथ। सारनाथ में शेरों की राजधानी किस शासक की है।
चंद्रगुप्त, अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन। बड़ा अच्छा प्रश्न है, अक्सर पूछा जाता है। यहाँ पर सारनाथ के ये जो लायन कैपिटल की बात कर रहे हैं, जिसे सारनाथ स्तंभ अभिलेख हिंदी में बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सारनाथ पिलर इंस्क्रिप्शन। आखिर यहाँ प्रश्न में बहुत साधारण तरह से पूछा गया है किसके द्वारा एक्चुअली ये अभिलेख जो था लिखवाया गया था। जो दूसरे शब्दों में पूछा जा रहा है, सारनाथ में शेरों की राजधानी, यानी अगर मैं इस वर्ड को यहाँ पर एक्सप्लेन करूं तो इसे कहा जाता है शेरों की राजधानी, यानी लायन कैपिटल जो आप यहाँ देख रहे हैं। और लायन कैपिटल किसी और को नहीं कहा गया है, किसे कहा गया है? सारनाथ, ठीक है, स्तंभ अभिलेख को। समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है, इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे सारनाथ पिलर इंस्क्रिप्शन। तो अब मैंने अगर इसे पूरे सही शब्द में, सरल शब्दों में लिख दिया है, तो आपके अनुसार क्या इसका उत्तर होना चाहिए? और इसका उत्तर हो जाता है हमारा बी, यानी अशोक। अशोक ने जो लिखवाया था सारनाथ स्तंभ अभिलेख। आपको पता है अशोक ने बहुत सारे, अशोक कौन से धर्म का फॉलोवर था? बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ठीक है, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ठीक है, अब इसने क्या किया? इसने बौद्ध धर्म के जितने भी विचारधारा थी, बौद्ध धर्म के जितने भी कहते हैं ना टीचिंग्स थी, ठीक है, उन विचारों को मतलब अपनी जनता तक पहुंचाने के लिए इसने जगह जगह अभिलेख लिखा थी। कुछ अभिलेख चट्टानों पे, कुछ गुफाओं पर और कुछ स्तंभों पर। जहां स्तंभों पर अभिलेख लिखवाया उसमें से बहुत इंपॉर्टेंट है सारनाथ स्तंभ अभिलेख। ये सारनाथ स्तंभ अभिलेख आप देखेंगे, इसके शीर्ष पर आपने देखा है, देखो कभी हंसना मत, मजाक मत बनाना, तुम लोगों की है ना एक्चुअली समझ, अंडरस्टैंडिंग के लिए ही मैं बना रही हूँ। ठीक है, इस तरह से ये लोटस पेटल को देखते हुए इस तरह से बना हुआ है। ठीक है, मैं रफली बता रही हूँ। जहाँ पर आपको ये चार मतलब इस तरह से पहले यहाँ चक्र भी मिलेगा, फिर उसके बाद ये पशु जिसमें आपको 4 शेर मिलते हैं, 4 मुख वाला यहाँ पर शेर मिलता है। ठीक है ना, तो ये जो 4 मुख वाला शेर होता है, दिखता फ्रंट से 3 है, जिसे हम बोलते हैं नेशनल एम्बलम। और यहाँ पर जो बना है जिसे कहा जाता है अशोक चक्र। ठीक है, हम देखते हैं हमें ये जो स्तंभ अभिलेख बना है, मतलब ये लोटस पेटल पे बना हुआ, जिसपे यहाँ ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो रिंग बनी हुई है गोलाई में, एक्चुअली गोलाई में बनी हुई है, पिलर है ना, पिलर गोल होता है तो गोलाई में बना हुआ है। और यहाँ पर बने हुए हैं 4 पशु। ठीक है, यहाँ आपको नजर आते हैं 4 पशु। जो 4 पशु कौन कौन से होते हैं? एक होता है ऑक्स, दूसरा एलिफेंट, हिंदी इंग्लिश दोनों ही समझ सकते हैं इसे। ठीक है, एक होता है इसमें लायन और एक आप इसमें देखेंगे हॉर्स। ठीक है, घोड़ा। यानी ये 4 पशु इसमें आपको पाए जाते हैं चिन्हित करते हुए, और इसी को दरअसल कहा जाता है लायन कैपिटल। ठीक है, तो सारनाथ, कुल मिला के हमें सारनाथ से बहुत सारी चीजें मिलती हैं। स्तंभ अभिलेख से क्या क्या प्राप्त होता है? एक तो हमारा नेशनल एम्बलम। ठीक है, इसे मैं इंग्लिश में लिख देती हूँ, नेशनल एम्बलम, ये सभी समझ जाएंगे। इसे नेशनल एम्बलम कहा जा रहा है, जो इस तरह से शेरमुख वाला बना होता है जिस तरह से। ठीक है, साथ ही साथ क्या मिल रहा है? अशोक चक्र। ठीक, अशोक चक्र हम लोगों को यहाँ नजर आ रहा है। ये देखिए अशोक चक्र आपको नजर आ रहा है, जिसमें 24 तिल्लियां हैं और एक चक्र हम लोग बॉटम में भी देखते हैं। दरअसल ये कोई और चक्र नहीं है, ये क्या है? धर्म चक्र प्रवर्तन। भूलो मत, महात्मा बुद्ध ने जब प्रथम उपदेश दिए थे सारनाथ में, तो उस प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन की अवस्था माना गया है। ठीक है, और ये इसी कारण जो है महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में ही प्रथम उपदेश दिए थे, तो ये अभिलेख अशोक ने इसलिए यहाँ पर लिखवाया था। ठीक है, ये कहते हैं महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेश।
ठीक है, तो हम देखते हैं कि इस तरह से ये जो अशोक स्तंभ अभिलेख, इसे अशोक स्तंभ भी बोलते हैं, अशोक पिलर भी कहा जाता है इसे, ठीक है, हम इसे क्या कह सकते हैं, और अशोक पिलर, अशोक स्तंभ, ठीक, ये दोनों नाम से जाना जा सकता है, जिससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो आप देख सकते हैं कितने सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो अडॉप्ट किए गए हैं, और यही अशोक चक्र आप आज हम लोग देखते हैं अपने नेशनल फ्लैग में जो हमें नजर आता है चिन्हित होता हुआ, ठीक है। तो काफ़ी सारे नेशनल सिंबल्स यहाँ से लिए गए हैं, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके साथ आप कई सारी चीज़ें जान चुके हैं, जिससे अशोक का धर्म बहुत पूछा जाता है, जो आपको याद रखना है। थोड़ा सा ये अजीब लग रहा है, एक काम करते हैं ना, इसको थोड़ा सा हम जो है ठीक करके लिख ही लेते हैं, क्या बुराई है, ठीक है। तो इसको अब आपको क्लियर नजर आ रहा है कि ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था, ठीक है। और बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। सरोजिनी नायडू वॉज इलेक्टेड कांग्रेस प्रेसिडेंट एट, सरोजिनी नायडू को कांग्रेस अध्यक्ष चुना गया था हरिपुरा अधिवेशन 1938, बॉम्बे अधिवेशन 1934, मद्रास अधिवेशन 1927, कानपुर अधिवेशन 1925। अब इसमें उत्तर के तौर पर कौन सा होना चाहिए? सरोजिनी नायडू की बात हो रही है, तो क्यों ना सरोजिनी नायडू के बारे में चर्चा की जाए कि ये जो स्त्री है, ये कोई मामूली स्त्री नहीं थी। सरोजिनी नायडू एक ऐसी स्त्री नहीं थी जो, मतलब अगर जन्म के तौर पे बात करते हैं, हैदराबाद में ये जन्मी थी, जिन्होंने 12 वर्ष से ये एक कवि भी रही हैं और ये एक बहुत बड़ी महान राजनीतिज्ञ भी रही हैं, जिन्होंने 12 वर्ष की उम्र से ही साहित्य में अपना लिखना कार्य करना शुरू कर दिया था अपने जीवन को लेकर, ठीक है। काफ़ी हद तक इनकी अगर बात करते हैं, वेल एजुकेटेड होने के साथ साथ जितना साधारण इनका स्वभाव रहा था, जैसे कि यहाँ पर अगर हम बात करते हैं उस दौर की, जब बात हो रही है 20वीं शताब्दी की, जिसमें हम देखते हैं कि भारतीय स्त्रियों का कितना हद तक रोल हुआ करता था, भूमिका हुआ करती थी। ऐसे में सरोजिनी नायडू जैसी स्त्री ने भारतीय आंदोलन से कंधा मिलाकर कैसे भारत के आंदोलनों को सपोर्ट किया था, जहां पर ये भी अहिंसावादी रही थी। साथ ही साथ अगर दांडी मार्च से लेकर बात की जाए या असहयोग आंदोलन, ये हम लोग बात करते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, जिसके दौरान ये अरेस्ट कर ली गई, लेकिन फिर भी इन्होंने अपना कभी कदम पीछे नहीं हटाया था। सरोजिनी नायडू जिन्होंने अपना, अगर हम कहते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के तौर पर भी ये वहाँ पर भागीदारी लेती हैं। साथ ही साथ अगर हम देखते हैं तो अगर यहाँ प्रश्न को देखते हुए कौन से अधिवेशन में चुनी गई थी, ये कानपुर अधिवेशन में चुनी गई थी 1925 में कांग्रेस की अध्यक्ष, जिसके तौर पर इन्होंने एक रिकॉर्ड क्या बना दिया था कि भारत में, मतलब कांग्रेस अधिवेशन में पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, क्योंकि अगर हम लोग भारतीय वर्ड हटा देते हैं तो महिला अध्यक्ष पहली हो जाती हैं एनी बेसेंट, ठीक है। एनी बेसेंट जो चुनी गई थी, ठीक है, पहली महिला अध्यक्ष कांग्रेस की। लेकिन जब यहाँ भारतीय वर्ड आ जाता है तो आ जाता है हमारा शब्द क्या, हमारा उत्तर हो जाता है सरोजिनी नायडू, जिसे कहा जाता है भारत की कोकिला, ठीक है। तो हम देखते हैं, इनकी बात करते हैं, ठीक है। सरोजिनी नायडू जिन्हें भारत की कोकिला कहा जाता है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, ठीक है। और साथ ही साथ अगर बात करते हैं तो ये रही हैं एक कवित्री थी और महान राजनीतिज्ञ, इनका बड़ा रोल रहा था। इनकी जो हम पहला लेख देख सकते हैं वो क्या था, द गोल्डन थ्रेशोल्ड, इनकी पहली रचना आप देख सकते हो, जो 1905 के दौरान इन्होंने, मतलब अगर देखें लिखने का वो तो कर दिया था, लेकिन अगर हम पब्लिकली जो हम बात करते हैं, जिस तरह से जो एक पब्लिश्ड होता है वो होता है आपका द गोल्डन थ्रेशोल्ड, ठीक है। 1925 में कानपुर अधिवेशन में, या हम इसको लिखेंगे कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन में यह है प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष चुनी गई।
प्रथम से एक और चीज याद आता है, आप जानते हैं भारत की अगर फर्स्ट विमेन गवर्नर होती हैं तो वो भी कौन होती हैं? सरोजिनी नायडू, जो आप जानते हैं यूपी से इन्होंने, मतलब यूपी की ये जो रहती हैं गवर्नर। तो भारत की प्रथम महिला गवर्नर भी थी, ठीक है, गवर्नर भी थी। तो इस तरह से कई जानकारी हम इनके बारे में देख सकते हैं, ठीक है। और ये थी सरोजिनी नायडू, जिनके बारे में अगर कहा जाए तो बहुत ही कम है। इन्होंने ही कहा था जिन्ना के लिए कि ही इज़ एन एम्बेसडर ऑफ द यूनिटी ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम, यानी जिन्ना के लिए इन्होंने कहा कि ये मतलब हिंदू और मुस्लिम की एकता के अग्रदूत हैं। किसी सोच समझ के तहत इन्होंने ये बात कही थी। खैर इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने स्क्रीन पर है, द रेन ऑफ चंद्रगुप्त फर्स्ट स्टार्टेड इन द ईयर ऑफ, चंद्रगुप्त प्रथम का शासन डैश में शुरू हुआ था? 367, 305, 307 और 319। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है चंद्रगुप्त प्रथम। सबसे पहले चंद्रगुप्त प्रथम से आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये चंद्रगुप्त प्रथम जो है, यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य नहीं है दोस्तों, ये मौर्य वंश के शासक की बात नहीं हो रही बल्कि गुप्त वंश के शासक की बात हो रही है। तो बात करते हैं हम लोग गुप्त वंश के शासक, जिसे माना जाता है एक तौर पर वास्तविक संस्थापक, ठीक, वास्तविक संस्थापक, क्योंकि इनके दो पूर्वजों का नाम आता है, जिसमें अगर गुप्त वंश के सामान्य रूप से अगर संस्थापक की बात मानी जाए तो श्री गुप्त का उल्लेख आता है, जो इतिहासकारों द्वारा अपडेट किया गया था फैक्ट, क्योंकि कुछ समय तक श्री गुप्त का कोई उल्लेख नहीं था। पर श्री गुप्त जो चंद्रगुप्त के दादाजी थे, उन्होंने अपने दादाजी के बारे में कहीं अभिलेख में लिख दिया था कि जिससे इतिहासकारों को पता चल गया कि इनसे पहले भी दो शासक थे, यानी इनके पिता चंद्रगुप्त के पिता घटोत्कच गुप्त और घटोत्कच गुप्त के पिता यानी इसके दादाजी, इनके दादाजी जो थे वो कौन थे? श्रीगुप्त। लेकिन अगर शासन के रूप में माना जाए तो शासन किसका नजर आता है? चंद्रगुप्त प्रथम, जिन्हें वास्तविक संस्थापक के तौर पर मान लिया जाता है, तो हो जाते हैं चंद्रगुप्त प्रथम। अब कैसे अनुमान लगाया गया था कि इनका शासनकाल? देखो अक्सर अगर माना जाए, आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो शासनकाल नहीं पूछा जाता है दोस्तों, लेकिन आप जानते हैं यहां पर शासनकाल को किसके अनुमान से माना जा रहा है, क्योंकि शासनकाल से एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बहुत संबंधित है और वो क्या है कि 319 ईसा में इन्होंने अपने वंश के नाम पर चलाया था कैलेंडर, जिसे गुप्त संवत कहते हैं, और इसलिए इतिहासकारों ने ये मान लिया कि इनका शासनकाल भी कब से शुरू होता है? 319। इसे आपको शासनकाल याद नहीं रखना है, गुप्त संवत पे जोर देना है, ठीक है। 319 ईसा में इन्होंने गुप्त संवत चलाया, ठीक है। इस गुप्त संवत को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे? गुप्त कैलेंडर। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, ये हो जाएगा आपका गुप्त कैलेंडर, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करते हैं हम लोग, तो इनके जैसे मैंने अभी जिक्र किया था इनके दो पूर्वजों के नाम को लेकर, जैसे कि श्रीगुप्त और घटोत्कच गुप्त की बात की है, तो आप जानते हैं उन्होंने जो उपाधि ली थी, जैसा कि इन्होंने अपने अभिलेख में लिखा था, उससे पता चलता है उन्होंने महाराज की उपाधि ली थी। लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम ने उनसे एक अलग उपाधि धारण की थी अपने शासनकाल में, जिसे बोलते हैं महाराजाधिराज, यानी महाराज अधिराज, ठीक है, जिसे अलग करके इन्होंने मतलब एक करके इसको हम क्या बोलेंगे? महाराजाधिराज बोलेंगे, ठीक है। साथ ही साथ लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से इन्होंने विवाह किया था, जिनसे उत्पन्न होता है इन्हें जो एक पुत्र, जो इनके उत्तराधिकारी आगे बनते हैं, जो माने जाते हैं गुप्त वंश के महान शासकों में, और वो कोई और नहीं, वो कौन थे? समुद्रगुप्त थे, ठीक है। तो इन्होंने, ठीक है, लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया, ठीक। इन्होंने चांदी के, गुप्त के नाम पर जो है चांदी के सिक्के भी चलाए थे। साथ ही साथ इनके उत्तराधिकारी कौन हो जाते हैं?
समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त जिसके बारे में बहुत सुना जाता है गुप्त वंश में, साथ के साथ कहा जाता है भारत का नेपोलियन। समुद्रगुप्त कौन है? भारत का नेपोलियन। ठीक है, इसे कहने वाले एक अंग्रेज थे जिसका नाम था विंसेंट स्मिथ, उसने इसको ये संज्ञा दी थी भारत के नेपोलियन की। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो, अच्छा हाँ, हमने अपना आंसर जो है यहाँ पर एक बार मार्क जरूर करना है, क्योंकि आपको पता रहे इन शॉर्ट भी पहले देखते के साथ उत्तर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? बाय द एक्ट ऑफ 1858 इंडिया वाज टू बी गवर्न्ड अंडर हूम। 1858 के अधिनियम द्वारा भारत को किसके अधीन शासित किया जाना था? यानी अब ये बात पूछ रहे हैं अंग्रेजों की, क्योंकि 1858 के काल की बात हो रही है जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का इंडिया में चल रहा है रूल। ठीक है, तो अब ये कह रहे हैं कि अब जो कानून आया 1858 का कानून, उसके तहत किसका शासन होना चाहिए? कंपनी का ताज के नाम पर, निर्देशक मंडल द्वारा यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, या भारत के गवर्नर जनरल के नाम पर? वेल, अगर हम बात करें तो ये सब में कंपनी द्वारा तो जो है हम देखते हैं वो चीज़ समाप्त हो जाती एक तरह से, जो गवर्नर जनरल के हाथ में हम पावर देख रहे थे काफ़ी लंबे अरसे से, तो वो तक समाप्त हो गई। तो यहाँ पे ना कंपनी का रोल हो जाता है अब, और ना ही किसका, गवर्नर जनरल का। ठीक है, साथ के साथ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का भी यहाँ समाप्त हो जाता है, क्योंकि डायरेक्ट अब जो ताज है यानी ये अपने हाथ में सत्ता को ले लेती है। इसका मुख्य कारण क्या था? इसका मुख्य कारण, इस कानून के पास होने के पीछे कारण जो था वो था 1857 की क्रांति, जिसके तहत भारत में जो गवर्नर जनरल के पद पर इस समय थे उसका नाम था लॉर्ड कैनिंग। और लॉर्ड कैनिंग के काल में जब इतनी बड़ी क्रांति हो गई तो यहाँ पे प्रश्न चिन्ह लग चुका था, अब उनके ऊपर सवाल उठ चुका था कि उनके होते हुए इतना बड़ा विद्रोह भारत में हो कैसे गया था। तो बस इसके बाद जो निर्णय लिया था महारानी विक्टोरिया ने, फिर क्या, उन्होंने तो कानून के तहत जो था न केवल यहाँ पर इनके पद को, गवर्नर जनरल के पद को वाइसरॉय में तब्दील कर दिया था, बल्कि इनसे पूरी की पूरी सत्ता अपने हाथों में लेकर कहा कि अब तो ब्रिटिश क्राउन ही, यानी अब जो ब्रिटेन का जो ताज है वो भारत को डायरेक्ट रूल करेगा, भारत को डायरेक्ट अपनी मुट्ठी में लेकर अब उसको चलाएगा। साथ ही साथ यहाँ मुगल पद समाप्त कर दिया जाता है, जिसके तहत जो शासन कर रहे थे, यानी भारत के 1857 के विद्रोह में जो शामिल थे, जिसका नाम था बहादुर शाह जफर उर्फ बहादुर शाह टू, ठीक है, उसका शासन पद यानी मुगल पद समाप्त होने के साथ वो कहलाते हैं अंतिम मुगल शासक, जिसे भेज दिया जाता है रंगून। ठीक है, तो हम देखते हैं इसमें हमारा ऑप्शन हो जाता है बी। ठीक है, तो 1858 एक्ट में शॉर्ट में लिख रही हूं, अधिनियम आप समझ जाइए। ठीक है, जिसके तहत भारत में ताज का डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट रूल कहेंगे, या हिंदी में आप इसको लिख सकते हैं प्रत्यक्ष रूप से ताज का प्रत्यक्ष रूप से शासन हुआ। ठीक है, गवर्नर जनरल क्या बन गया? गवर्नर जनरल वाइसरॉय हुआ। और ये कौन था वाइसरॉय होने वाले? लॉर्ड कैनिंग। मैं नाम थोड़ा इंग्लिश में लिख रही हूँ ताकि एक बार में हिंदी मीडियम भी, क्योंकि इंग्लिश में नाम तो पढ़ ही लेते हैं। ठीक है, तो लॉर्ड कैनिंग हो जाएंगे। ठीक है, और मुगल पद समाप्त कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो अंतिम मुगल सम्राट कौन हो जाएंगे? हो जाएंगे इसी के साथ अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय या जफर। ठीक है, याद रखिएगा दोनों ही इसी के नाम है। साथ ही साथ इसका तत्कालीन कारण क्या था? कानून का कारण क्यों था, मतलब इसका
पास करने का। तो कारण क्या था? 1857 की क्रांति। यानी अब भय था अंग्रेजों के अंदर, यानी इंग्लैंड की सत्ता के अंदर, कि कहीं भारत आजाद ना हो जाए, इसलिए इतनी सख्ती कर दी गई थी और ये कानून नियम पास कर दिए गए थे। और चलते इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हुए दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। डैश वाज इन चार्ज ऑफ द आर्कियोलॉजिकल एक्सकैवेशन ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो। यहाँ कहा जा रहा है हड़प्पा और एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। ठीक है, तो लॉर्ड मैकॉले, सर जॉन मार्शल, लॉर्ड क्लाइव, कर्नल टॉट। अब यहां पर अगर मैं बात कर रही हूं प्रश्न को लेकर, आप में से कुछ तो प्रश्न को डायरेक्ट रूप से समझ चुके हैं, लेकिन कुछ के दिमाग में अभी भी थोड़ा सा डाउट है एग्जैक्टली क्वेश्चन है क्या। तो घबराने की बात नहीं है, सिंपल सी बात कर रहे हैं। जब हम लोग यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता की, तो सिंधु घाटी सभ्यता जिसकी खोज 1921 में करते हैं भारतीय पुरातात्विद, ठीक है, भारतीय पुरातात्विद द्वारा खोजा गया स्थल, खोजी गई, या फिर हम लिख सकते हैं खोजी गई सभ्यता। खोजी गई सभ्यता कौन थे? दयाराम साहनी। ठीक, दयाराम साहनी ने जिसकी खोज कर दी थी, वो पहला नगर कौन सा होता है? हड़प्पा। और बाद में जो दूसरा नगर खोजते हैं 1922 में, वो थे कौन? हम सभी जानते हैं, क्या नाम है उनका? यहां पर मैं क्या प्रश्न चिन्ह लगा दूं या फिर नहीं? ठीक है, तो हम देखते हैं कि जिस तरह से 1922 में ये खोजा जाता है राखलदास बनर्जी द्वारा। ठीक है, तो राखलदास बनर्जी द्वारा खोजा गया था मोहनजोदाड़ो। तब आप जानते हैं उस समय जॉन मार्शल जो थे ना, वो कौन थे? जॉन मार्शल उस समय ये थे डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI, यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, इसे हिंदी में भी अगर लिखना चाहें तो हम इसे इसी तरह से लिखेंगे, आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया। एक्चुअली आर्कियोलॉजी बहुत बड़ा हिंदी में हो जाता है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया तो हम समझ रहे हैं। भारत का यानी पुरातात्विक विभाग, अगर हम इन शॉर्ट कहते हैं, पुरातात्विक विभाग के उस समय डायरेक्टर जनरल जो थे जॉन मार्शल, इन्हीं के नियंत्रण में दरअसल ये जो स्थल थे वो खोजे जा रहे थे। जब पहली बार 1921 में सिर्फ हड़प्पा नगर मिला था तो उसे देखकर अचंभित तो हो गए थे जॉन मार्शल ने। मतलब अचंभा ये कि एक भारतीय जो हमारे दयाराम साहनी थे जिन्होंने खोज निकाला था, तो एक वाकई में चौंकाने वाली बात थी, क्योंकि उस समय ये भरूच के स्तूप पर और भारत के अन्य जो कहते हैं ना हिस्टोरिकल साइट्स थी, उस पर ये कार्य कर रहे थे मतलब जॉन मार्शल। उस समय ये जो है इन्वॉल्व नहीं थे सिंधु घाटी सभ्यता की खोज में, लेकिन 1921 के बाद, इस खोज के बाद इनका अटेंशन उधर की तरफ आता है, जहां पर अब इन्होंने इन्वॉल्वमेंट दिखाना शुरू कर दिया। कि दूसरी बार इनको झटका जब लगा, जब 1922 में राखलदास बनर्जी ने अब दूसरा स्थल खोज दिया था। इसके कारण अब ये समझ गए कि ना केवल ये सभ्यता एक नगर या दो नगर तक सीमित नहीं है, बल्कि सभ्यता और अन्यथा जगहों पर भी फैली होगी। और क्योंकि मोहनजोदाड़ो यानी सिंध नदी के किनारे ये जो इतना बड़ा स्थल मिला था, इसी कारण ये समझ गए थे कि ये कोई छोटी मोटी सभ्यता नहीं, इसे एक नाम इन्होंने दे दिया था जॉन मार्शल ने ही, क्या? सिंधु घाटी की सभ्यता। ये नाम इन्हीं द्वारा दिया गया था, इन्हीं के द्वारा दिया गया था, सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसे इंग्लिश में हम बोलेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, तब तक इससे पहले इसे कौन से नाम से जाना जाता था? केवल और केवल हड़प्पन सिविलाइजेशन। लेकिन बाद में जब सिंधु नदी के पास इतना बड़ा स्थल मिला, क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों, आज सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से जो क्षेत्र है, जो स्थल है, वो है राखी गढ़ी, जो हरियाणा में स्थित है। लेकिन
राखी गढ़ी के कुछ स्थल जो अब भी तक पाए गए हैं लेटेस्ट, जिसके आधार पर उसका आकार यानी क्षेत्रफल बढ़ जाता है। ठीक है, जब तक वो नहीं पाए गए थे तब तक उनके मुताबिक पुरातात्विकों के हिसाब से केवल और केवल मोहेंजोदड़ो ही सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला नगर था, और इसी कारण इसके आधार पर जो है काफी हद तक यहाँ पर सभ्यता को पहचाना गया था। ठीक है, इसे नाम दिया गया था इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। इसीलिए सिंपल याद रखिएगा कि पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे अगर देखते हैं तो वो कौन होते हैं, जॉन मार्शल होते हैं। और चलते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे, जो आगे की ओर हम बढ़ते हैं। तो क्या है, अगेंस्ट हुम डिड महमूद गजनवीज लास्ट अटैक इन इंडिया टेक प्लेस। महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? तोमर सोलंकी प्रतिहार जाट। बड़ा अच्छा प्रश्न है, बहुत पूछा जाता है, क्योंकि ये एक आतंकवादी महमूद गजनवी ऐसा दुष्ट आत्मा था जिसने भारत पे किया था 17 बार आक्रमण। 17 बार आक्रमण एक ही उद्देश्य से, लूटपाट। दरअसल यहाँ पर जो महमूद गजनवी का मेन उद्देश्य था लूटपाट, जहां पर इसके लूटपाट में एक महत्वपूर्ण जो कहते हैं ना लूटपाट करने वाला जो माना जाता है यहाँ पर आक्रमण, वो कौन सा था? भारत के मतलब गुजरात के काठियावाड़ में स्थित सोमनाथ मंदिर पर। सोमनाथ मंदिर पर जो इसने आक्रमण किया, लूटपाट की, वहां से भरमार की संपत्ति इसने यहां से निकाली थी, जिसको ये लूट कर जब अक्सर जाता था तो भारत में कुछ समूह के लोग थे, ठीक है, जो मतलब लुटेरेपन का काम करते थे, और वो कोई और नहीं थे, वो जाट थे। तो वो बड़ा अच्छा काम क्या करते थे, ये भारत की संपत्ति लूटता था, लेकिन ये लुटेरे तो इसे रास्ते में लूट लिया करते थे। इसीलिए महमूद गजनवी के साथ जब एक बार हुआ तब तक ठीक था, लेकिन जब ज्यादा होता चला गया तो अब उन्हें लगा ये बुरा, और इसी कारण उन्होंने अपना बदला लेने के लिए जो अंतिम आक्रमण आप अभी तक जानते हैं, ठीक है, अंतिम आक्रमण जो आपने अभी तक सुना है कि जिस तरह से मतलब ये मतलब लूटपाट के लिए करते थे, लेकिन अंतिम आक्रमण बदले के लिए इन्होंने किया था जाटों से, जो बहुत कम जगह मिलेगा। और अक्सर जब भी क्वेश्चन भी आता है ना तो वहां पर सोमनाथ मंदिर ही होता है। लेकिन देखो एक नया क्वेश्चन निकल कर आ गया ना, और जब नया क्वेश्चन निकल कर आया तो आपको उत्तर भी मालूम होना चाहिए, जाट। ठीक है, क्योंकि अक्सर ये प्रश्न जब पूछा गया है तो उसमें स्थलों के नाम, मंदिर के नाम मेंशन है। ठीक है, तो अब याद रखिएगा एक नया प्रश्न तो हम जानते हैं, ठीक है, महमूद गजनवी, ठीक है, महमूद गजनवी जो भारत में आता है, लूटपाट का उद्देश्य था, इसका उद्देश्य लूटपाट। ठीक है, भारत में इसका प्रसिद्ध आक्रमण कौन सा था? सोमनाथ मंदिर पर हुआ। ये सोमनाथ मंदिर कहाँ है? काठियावाड़, गुजरात। ठीक, और ये जो हम देखते हैं सोमनाथ मंदिर तक, अब तक ये जो 1025 तक में ये आक्रमण करता रहता है, लेकिन इसका अंतिम आक्रमण 1027 ईसा में जो था, ठीक है, वो होता है जाटों के विरुद्ध। ठीक है, अंतिम आक्रमण जो होता है जाटों के विरुद्ध। कारण मैंने आपको बताया, क्योंकि वो इनसे बदला लेना चाहता था, क्योंकि कई बार महमूद गजनवी खुद एक लुटेरा होकर इन जाटों का शिकार हो जाया करता था। ठीक है, तो इसी कारण से, हालांकि महमूद गजनवी इतनी बार यहाँ से सोमनाथ मंदिर को लूट के गया था ना, कहते हैं कि एक बार में इसकी संपत्ति इसके समेटे में नहीं आई थी, इतना धन और इतना सोना था सोमनाथ मंदिर में। साथ के साथ मुख्य तौर पे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं कि महमूद गजनवी के साथ भारत में आते हैं अल बिरूनी। जिस अल बिरूनी ने किताबुल हिंद नामक ग्रंथ लिखा था भारत में, हालांकि वो आया गजनवी के साथ था, लेकिन भारत में कई वर्षों तक रहने के साथ इसने भारत के कई चीज़ों का मतलब भारत के कई विषयों का अध्ययन किया था। साथ के साथ इसने यहाँ पर
पर जो किताबुल हिंद, जिसे तहकीक हिंद भी कहा जाता है, उसमें काफ़ी हद तक भारत की जो वातावरण, जो भारत का उस समय का जो काफ़ी हद तक कहते इतिहास है, उसके बारे में वृत्तांत भी लिखा था दोस्तों। ठीक है, और चलते इसी के साथ हम लोग अगले प्रश्न की और। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो स्क्रीन पर आता है वो क्या है? अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग सूफी सेंट्स बिलीव दैट डिवोशनल म्यूजिक इज द वे टू अप्रोच गॉड? इनमें से किस सूफी संत के अनुसार यह माना था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है? और आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं, मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद, शाह आलम बुखारी, शेख अहमद सरहंदी। अगर यहाँ पर बात कर दी जाए इसके उत्तर के तौर पर तो नाम आता है मोइनुद्दीन चिश्ती। दरअसल मोइनुद्दीन चिश्ती जिन्होंने भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी, इनका मानना था कि इस्लाम एक बहुत अलग रूप है। अगर बात करते हैं कि जहाँ हमारे धर्मों को, हमारे भारत के धर्मों को ही नहीं बल्कि हम विश्व के धर्मों को देखें तो सबका हमें कई अलग अलग रूप दिखता है। कई कट्टरवाद है तो कई बहुत लिबरल भी है। ठीक है, तो इसी तरह से इस्लाम का जो दूसरा रूप है, बहुत लिबरल रूप जो नज़र आता है, वो दरअसल सूफी संतों द्वारा प्रस्तुत किया है। जो प्राचीन टाइम के, जो आप कह सकते हैं प्राचीन समय के जो रूढ़िवादी प्रथाएं हैं, उनका खंडन करते थे इस्लाम में भी ये। साथ के साथ इनका कहना था कि सिर्फ ध्यान, मेडिटेशन, ठीक है, साधना करने से ही ये जो है ये सिर्फ अल्लाह को पा सकते हैं। इसका एक और दूसरा रास्ता इन्होंने बताया था, भक्ति संगीत। ठीक है, जिस तरह से हम भी देखते हैं कि भक्ति आंदोलन जो भारत में मध्यकालीन समाज में देखा जाता है, उसमें भी हम लोग भी मतलब भक्ति आंदोलन के तहत क्या देखते हैं कि कितने सारे संत महात्मा हुए थे जिन्होंने संगीत को माध्यम बनाया था, संकीर्तन को करने के लिए माध्यम बनाया था, जिसे न केवल हम लोग हिंदू धर्म में देखते हैं बल्कि सिख धर्म में भी जो है यहाँ पर जो नानक जी द्वारा स्थापित किया था ये नानक पंथ, जिसमें ये लोग सत्संग करते थे, संकीर्तन करते थे। तो क्या कहा जाता था कि ईश्वर जो दिखता नहीं है उसको भक्ति के माध्यम से पाया जा सकता है, सिर्फ उसकी आराधना करनी चाहिए, उसका मतलब कहते हैं स्मरण करना चाहिए, सुमिरन करना चाहिए। और यही हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने भी संकीर्तन को ही अपना रास्ता बनाया, मतलब शुरुआत उन्होंने ही की थी, संकीर्तन के जनक जैसे माने जाते हैं, जिसे आज हम लोग इस्कॉन के रूप में देखते हैं। ठीक है, तो ये चैतन्य महाप्रभु से जो शुरुआत हुई थी, उसे काफ़ी हद तक हर धर्म में भी हम देखते हैं उसे माध्यम बनाया गया था अलग अलग ग्रुपों में। तो दोस्तों इसी तरह चिश्ती साहब का भी कुछ इसी तरह से बहुत पहले ही इन्होंने विचार बना लिया था। ठीक है, 1190 ईसा में मोहम्मद गौरी के साथ, मतलब जब मोहम्मद गौरी का भारत में आना होता है तब ये भारत में आते हैं। जिस समय भारत में शासन होता है पृथ्वीराज चौहान तृतीय का, भूले मत चौहान वंशी शासक, जिसके लिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब मोइनुद्दीन चिश्ती भारत में आते हैं तो भारत में शासन किसका था, तो याद रखना है आपको पृथ्वीराज चौहान तृतीय का। ठीक है, और इसीलिए जहां इन्होंने अजमेर में ठहर कर तपस्या की, आज इनकी दरगाह भी कहां पर है, इन्होंने अपनी खानका कहां बनाई थी, अपनी खानका अजमेर में बनाई थी, जिसे अजमेर शरीफ के नाम से भी जानते हैं। खानका दोस्तों जहां पर इन लोगों ने अपना बसेरा बनाया, यानी हर एक पीर, हर एक सूफी संत जो होते थे वो अपना कोई एक स्थान बना लेते थे ताकि उनसे मिलने जुलने वाले लोग, उनमें विश्वास रखने वाले लोग उनसे वही स्थान पर आकर मिल पाए। ठीक है, तो 1100 यानी हम कह सकते हैं 1190 में, और उससे पहले मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में कुछ बातें। ठीक, भारत में चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक हुए। 1190 ईसा में यह पृथ्वीराज चौहान तृतीय के शासन काल में भारत आए। ठीक है, इनकी दरगाह अजमेर में स्थित है।
ये है इनके बारे में कुछ मुख्य जानकारी जो आपको मालूम होनी चाहिए। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि इसके शासनकाल में चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक के रूप में भी अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, तो हमें मालूम होना चाहिए मोइनुद्दीन चिश्ती ही थे, जो भारत में सबसे ज़्यादा विख्यात संप्रदाय माना गया। हालांकि बहुत सारे सिलसिले भारत में आए थे। चिश्ती सिलसिले के साथ अगर हम अन्य सिलसिले देखते हैं जैसे कादरी सिलसिला, नक्शबंदी सिलसिला, सोहरावर्दी सिलसिला, लेकिन जो सबसे ज़्यादा फेमस हुआ था लोगों के बीच में, जो भारतीय समाज में सबसे ज़्यादा अपनाया गया था, वो कौन सा था? मोइनुद्दीन चिश्ती द्वारा स्थापित यानी चिश्ती संप्रदाय। ठीक है, और इसी के साथ हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हेन वाज द सी रूट टू इंडिया डिस्कवर्ड? भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी। डच, ब्रिटिशर्स, पोर्टुगल्स, फ्रेंचेस, किसके द्वारा खोज की गई थी? जानना तो ये बनता है। तो कैसे हम भूल सकते हैं कि भारत तक समुद्री मार्ग यानी वो मार्ग जिससे भारत के लिए कह दिया जाता है भारत की खोज हुई थी। दरअसल भारत की खोज नहीं हुई थी, भारत को खोजी मतलब भारत तक पहुंचने वाला एक मार्ग खोजा गया था, जो इस प्रश्न में पूछा गया है, जिसे खोजते हैं 1498 ईसा में पुर्तगाली नागरिक। कौन? वास्को डी गामा। नाम सभी ने सुना है। वास्को डी गामा ने यहां पे जलमार्ग खोजा था। ठीक है, जलमार्ग खोजा था, जो हम देखते हैं यूरोप से होते हुए केप ऑफ गुड होप से होते हुए गुजरता है और पहुंचता था भारत, जहां पर ये पहुंचते हैं कहां पर? कालीकट। यह कालीकट पहुंचे, जहां पर इन्होंने किसे अपना माध्यम मतलब एक तरह से इन्होंने दरवाजे खोल दिए थे पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में। पोर्टुगल ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आती है तो किस व्यापार में सबसे ज्यादा रुचि ली थी पुर्तगालियों ने? मसाला व्यापार को लेकर। ठीक है, तो इन्होंने क्या था? पुर्तगाली यानी मैं इंग्लिश में लिख देती हूँ, पोर्टुगल ईस्ट इंडिया कंपनी ने मसाला व्यापार, इसे इंग्लिश में कहेंगे तो स्पाइस ट्रेड। ठीक है, स्पाइस ट्रेड। ठीक है, मसाला व्यापार में अधिक मुनाफा कमाया। जानते हैं सबसे ज्यादा मसालों में क्या इनको पसंद था? वो था काली मिर्च, जिसकी डिमांड इतनी यूरोप में बढ़ गई थी। और जब यही कंपनी काली मिर्च भेजती थी भारत से ये लोग यूरोप में, तो पुर्तगाल बहुत मतलब कमाता था, बहुत उसे फायदा हुआ था। जहां पर इन्होंने अपनी पहली जो कैपिटल थी, ठीक है, इन्होंने जो अपनी पहली कैपिटल थी वो कहाँ बना रखी थी? पहले थी कोची, लेकिन बाद में इन्होंने अपनी कैपिटल शिफ्ट कर दी थी और बनाया था इसे गोवा में। ठीक है, तो 1510 में गोवा जीत लिया जाता है और 1530 में बनती है ये राजधानी। ठीक है, जो पोर्चुगल ईस्ट इंडिया कंपनी किसके नियंत्रण में आती है? इसका प्रथम वाइसरॉय, पहला वाइसरॉय जो होता है वो कौन था? उसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। मैं नाम अगेन इंग्लिश में लिख रही हूँ, थोड़ा सा आप अच्छे से समझ पाएंगे। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ये पुर्तगाली कंपनी का पहला वाइसरॉय माना गया था, जहां पर पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री हम देखते हैं कालीकट में स्टैब्लिश की थी। ठीक है, तो इसी के साथ हम देखते हैं कि इन्होंने आना शुरू किया था, जहां क्रमबद्ध के बाद हम देखते हैं कि आते हैं आपके कौन? डचेस, फिर ब्रिटिशर्स और फिर हम देखते हैं फ्रेंचेस इंडिया में आते हैं। और चलते हैं इसी के साथ आज तक का हो गया आपका ये क्वेश्चन डिस्कशन आवर। कैसा रहा मेरे साथ? तो फटाफट से इसे वही कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। और भी कुछ अगर इंपॉर्टेंट जानकारी है, कुछ बात शेयर करनी है, तो फटाफट से आप डिस्कस कर सकते हैं कमेंट बॉक्स के जरिए। तो लाइक कीजिएगा, इसको फटाफट से शेयर कीजिएगा और बने रहिएगा मेरे साथ राइज स्मार्ट के इस प्लेटफॉर्म पर। फिर से मिलूंगे एक नए सेशन में एक नए डिस्कशन के साथ। तब तक आप मुझे दीजिए आज्ञा।